हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आज हमारा सेट नंबर 90 है। इससे पहले 89 सेट हमने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन बताया गया है ट्रिक के माध्यम से। तो इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आपका एग्जाम ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम प्रॉफिट लॉस से लेकर आए हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें कम से कम समय लगेगा और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है हमारा 100 है। ठीक है, इसे हम सबसे पहले क्या है सीपी का मान लेते हैं, इसे हम सीपी कहेंगे तो क्रय मूल्य हमारा 100 है। ठीक है, बोला गया है आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74 है। अगर हम बात करेंगे इस पर, अगर 74% लाभ निकालना है, अगर 74% लाभ निकालना है 74%, तो ये जो वैल्यू होगा 74% जोड़ देंगे यानी कि 174 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 174। अब बोला गया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य 100 है, अगर इस पर हम 50% की वृद्धि कर दें, बढ़ोतरी कर दें 50% की, तो 100 में 50% 50 होगा अधिक, तो ये कितना 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो ये क्या होगा क्रय मूल्य। फिर बोला गया है विक्रय मूल्य वही रहे, यानी कि 174 ही रहे विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य हमारा कितना 150 आ गया। अब बोला है कि नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताएं आपको, 150 से 174 में कितने का डिफरेंस लग रहा है आपको, 24 रुपए का, यानी कि 24 रुपए का लाभ होगा। तो ये तो आपका लाभ आया है किसमें, रुपए में। अब आपको परसेंट में आंसर देना है, तो परसेंटेज लाभ देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जो भी लाभ मिला है ऊपर लिखेंगे 24 बटा में क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो आपको पता है कितना लिखा है 150 क्रय मूल्य है, 150 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 3 एकम 3, 3 से 63 24, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 16। 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सभी को समझ में आया, क्वेश्चन आसान है, बस आपको लगा लेना है इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने। ये आपका स्टेज सेकंड में पूछा गया था सीबीटी 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है एक वस्तु ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे, उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो ये क्या है आपका रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट। तो आपको एक तरफ क्या है रुपए लिख लेना है, एक तरफ आपको वस्तु लिख लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रुपए के नीचे रुपए, पहले क्या बोला है 30 रुपए में 14 की दर से, यानी कि 30 रुपए में, रुपए के नीचे 30, 14 वस्तुएं तो 14 नीचे लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है 20 रुपए में 7 वस्तुएं 7 की दर से, तो इसका मतलब है रुपए के नीचे लिखेंगे 20 और 7 लिखेंगे वस्तु के नीचे। फिर इनमें क्या है इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है, तो 30 का 7 में और 20 का 14 में, तो 20 का 14 कितना हो जाएगा, देखो 20 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। ठीक, और 3 का 7 मतलब 30 का 7 में करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। आपको याद रखना है हमेशा जो 30 है रुपए के पहले वाला जिसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा हो रहा है ना, तो ये हमेशा सीपी होता है, ये हमारा एसपी होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका अगर सीपी आपका 210 है और एसपी आपका 280 है, तो आपका कितने रुपए का लाभ होता है, 70 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का होता है, 70 रुपए का। परसेंटेज में पूछेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछें तो क्या होगा, 70 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में क्रय मूल्य आता है नीचे, तो ये 210 आएगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 3 से 100 में भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बटा 3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को बोलते हैं 33.33%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुपए वस्तु वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अच्छा आपको इसमें क्या याद रखना है,
मान लेते हैं जो सोफा है उसका जो क्रयमूल्य है वो क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, 100 रुपये क्या है हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस मूल्य का, जो सोफे का मूल्य है क्रयमूल्य है वो 100 हो गया, मूल्य के 60% में बेचा जाए, अगर इसको हम 60% में बेचें तो ये 60% में कितना होगा, इसका अगर 60% निकाला जाए, सीधा 60% निकालेंगे सीधा 60 ही आएगा, आपको पता है ना। तो ये 60 क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है अगर इससे 60 रुपये में बेचा जाता है तो हमें 20% की हानि होती है, लेकिन सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, तो हम पहले ही तो विक्रय मूल्य ही निकालें। तो ये जो 60 आ रहा है ये बाद वाला विक्रय मूल्य आ रहा है जब 20% की हानि होती है। अगर 20% हानि नहीं होती तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होता, वो कैसे निकालेंगे, 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 80 बनेगा, तो 80 का हम भाग करेंगे 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 गुणा कर देंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 का 25 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 75। तो हमें पता चल गया इसका जो विक्रय मूल्य होना था हमारा वो कितना होना था, 75। तो ये हमारा 75 होना चाहिए था। ठीक है, क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, विक्रय मूल्य अगर हमारा 75 होता तो हमें कितने रुपए का हानि या लाभ होता। तो देखिएगा 100 रुपये में खरीदी वस्तु 25 रुपये 75 रुपये में बेच दी है, तो हमें कितना 25 का लॉस हुआ है। ठीक है, ये लॉस हुआ है 25 का। ठीक, तो 25 का लॉस हुआ है, हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा आप, एक चीज़ याद रखें आप, एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसे एरर इरेज करेंगे, दोबारा लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसमें विक्रयमूल्य नहीं, क्रयमूल्य नहीं विक्रयमूल्य मानना पड़ेगा। देखो ऐसे समझ लें, आपका जो 100 है उसे मान लेते हैं विक्रयमूल्य है इस बार। ठीक है, एसपी है हमारा 100, अगर इसका हम 60% बेचें, अगर इसको हम 60% पर बेचें तो ये कितने का बेचा जाना चाहिए, 60 पर। ठीक है, 60 पर बेचा जाएगा तो ये 60 क्या है हमारा, ये भी एसपी है। बोला गया अगर इस पर हमें 20% की हानि होती है तो हम 20 का मतलब 80 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100% का मतलब क्रय मूल्य निकल आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, और 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, यानी कि 25 तिया 75। तो ये क्या हमारा बनेगा, 75, 75 बनेगा सीपी, ये हमारा क्रय मूल्य होगा 75। ठीक है, वो गलती से हो गया था विक्रय मूल्य, ठीक है, उल्टा कर दिया था हमने। तो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य कितना है, 75 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। ठीक, तो अब आपको बताना है यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। अगर 75 की खरीदी हुई वस्तु 100 में बेच दी जाती है तो हमें 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है, किया वही है, बस हमने क्या है उल्टा वैल्यू लिख दिया था, आप यह समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है 25% का लाभ होता है, मतलब 25 रुपए का लाभ होता है। अब देखिएगा 25 लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट में, और हमेशा क्रयमूल लिखा जाता है नीचे, तो क्रयमूल कितना है, 75 है, 75 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। 25 से कम 25, 25 दिया 75, और ये 100/3 बनेगा। 100/3 को क्या लिखा जाता है, 33 सही 1/3, ये परसेंट हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को करना वैसे ही था, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग लिखा गया था, इस वजह से ये थोड़ा गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डीलर अपने माल को विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसका होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप एक बात समझिए कि उसको 1 केजी का मतलब कितना है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बेचना था, मतलब बेचना था, लेकिन वो कितना का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का। ठीक है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसे वास्तविक वजन कितना दिया गया 800, लेकिन होना कितना चाहिए था 1000, तो यहाँ पर कितने की त्रुटि की गई, 200 की त्रुटि की गई है। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ में क्या करना चाहिए, जो त्रुटि आती है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो तोला गया वजन होता है उसको नीचे, तो 800 ग्राम तोला गया है तो ये नीचे लिखेंगे, तो गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, से 8 दूना 16, 8 पंच 40, तो ये कहेंगे हम कि 25% का ये लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में ये दुकानदार पर आधारित भी पूछा जाता है, बेईमान दुकानदार पर आधारित। एक क्वेश्चन है अगला, देखें, एक मेज को और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो कि प्रत्येक का 936 में बेचा गया है, यानी कि प्रत्येक एक मेज या झूला कुछ भी लिखा हो
बस एसपी क्या लिखा होना चाहिए, समान। विक्रयमूल अगर समान है आपका और एक पर लाभ एक पर हानि दोनों सेम होती है, तो हमें क्या करना है, जो 8% लाभ 8% हानि है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 64। और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 64 में हम क्या यहाँ पर ही लगा देंगे। ठीक है, तो 64 में हम पीछे से 2 अंक गिनेंगे तो 64 पर ही आ जाएगा, तो ये 0.64% की ये क्या आएगी, हमेशा हानि आएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। कई सारे तरीके हैं, आप एक्स स्क्वायर बटा में 100 भी लिख सकते हैं, जहां पर जो एक्स होगा वो हमारा 8% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, एक्स जो होगा 8 हो जाएगा, परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे भी लगाएंगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा, तो ये हमारा 0.64 हानि हो जाएगी। ठीक है, ये परसेंट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना, जो भी परसेंट दिया हो सेम दिया है, एक पर लाभ एक पर हानि, तो उन दोनों का गुणा कर देना, पीछे से 2 दशमलव बाद अंक पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, वही आंसर हो जाएगा, हमेशा हानि वाला। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा लास्ट में लिखा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है। देखिएगा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखेंगे, देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 9 गुणे में एसपी बराबर कितना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 गुणे में सीपी। तो हमारा एसपी था, एसपी ही लिखेंगे, बटा में ये सीपी इसके नीचे आ जाएगा, बराबर में 15 का 15 लिखेंगे, 9 इसके नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य 15 है, तो हमने देखा कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 6 रुपए का, क्योंकि 9 से 6 15 हो जाएगा, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को हमें ऊपर लिख लेना है 6, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य हमेशा लिखा जाता है नीचे, 9 लिखेंगे नीचे, गुणा में लिखेंगे 100। 3 तिरका 9, 3 दूना 6 और 2 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200 बटा में 3। 200 बटा में 3 करेंगे तो तिछिंग 18 तिछिंग 18, यानी कि 66.6% ये जो आएगा लाभ इसका होने वाला है। तो लाभ वाला आंसर सही है 66.66%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम सेट नंबर 91 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 90 सेट कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। सबको आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। तो ये हमारा 91वां प्रश्न 91वां सेट है और इसमें हम प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम आपके लिए क्या है स्टार लगाते हैं, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वजह से आपको हम चुनकर लेकर आए हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू आपको 100 मान लेनी है। ठीक है, 100 आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका काम क्या है, इस पर 20% लाभ देना है। ठीक है, फिर आपका काम क्या है, इस पर 20% लाभ देना है। तो इस पर अगर हम 20% लाभ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 20% लाभ, तो ये 20% लाभ कितना 120 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, एसपी कितना हो जाएगा 120। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10% कम पर खरीदा होता, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा कि अगर इसे हम -10% पर खरीदते तो यानी कि 100 का 10% 10 होगा, 10 कम करेंगे तो ये कितना 90 का होना चाहिए। ठीक है, तो 90 हमारा क्रय मूल्य होता, इतना समझ में आया। ठीक है, फिर ये वाली जो लाइन लिखा है ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से अधिक या कम है, तो इसको थोड़ा रोक दिया करें आप। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन में या तो यहाँ पर कम लिखा होगा या अधिक लिखा होगा। ठीक है, कम मूल्य पर बेचता है, अधिक मूल्य पर बेचता है, इस तरीके से कम या अधिक लिखा होगा, तो इसको तो छोड़ के चलना है एक लाइन। फिर यहाँ पर लिखा है 40% का लाभ प्राप्त होता है, तो आपको क्या करना है, जो आपका 90 रुपये है इस पर आपको 40% लाभ निकालना है। यानी कि आप 90 पर अगर देखो यहाँ पर निकाल के दिखाएं आपको, 90 पर 40% लाभ निकालें, मतलब 140 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 14 का 9 में गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो 126 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस पर आपको इस पर आपको इस पर आपको 40% का लाभ दिया जाता तो जो 90 की वस्तु क्रय मूल्य है वो आपका कितना 126 विक्रय मूल्य बन जाती। ठीक है,
ठीक है, यही बोला जा रहा है ना। अब एक बात याद रखिए आप कि क्वेश्चन में सबसे पहले पहले विक्रय मूल्य 120 था, अब विक्रय मूल्य 106 है, 126 है। तो पिछले वाले विक्रय मूल्य से यहाँ पर, पिछले वाले विक्रय मूल्य से यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है आपको, कम या अधिक, कितना लग रहा है? 120 से 126 है, मतलब 6 कम या अधिक लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? 18 अधिक है। तो आपको ये समझना है कि जो 6 लिखा है ना, इसी 6 अनुपात का वैल्यू आपका 18 दिया हुआ है। ठीक, अगर एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अनुपात का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 6 कम 6 छत्तीस 18, तो एक अनुपात का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, तो हमसे हमेशा याद रखिएगा इस 100 वाले क्वेश्चन का मान पूछा जाता है, क्रय मूल्य का मान पूछा जाता है। तो हमें इसमें क्या है? 100 अनुपात का वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें 100 का गुणा कर देना है। तो 3 गुणे में 100 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 300। तो 300 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको इस क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लगा के जरूर जाएं। इस तरीके का पैटर्न बनता है आपके हर एक एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, किसी का भी एग्जाम दें, ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो सम व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक तरफ आपको क्रय मूल्य लिख लेना है, ठीक है, और एक तरफ आपको ऐसे समझ लीजिए क्रय मूल्य को हम सीपी लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ आपको सीपी लिख लेना है, एक तरफ आपको एसपी लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जिसके साथ काकी के लगा होता है वो बेस वाला होता है, यानी कि ये जो 5/4 है, नीचे वाला जो वैल्यू है वो सीपी क्या है हमारा? 4 है। तो सीपी क्या है? 4 है। तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए हमारा? विक्रय मूल्य होना चाहिए, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। ठीक, अब इसमें लाभ हानि ज्ञात करना है, तो हमें पता है यहाँ पर कितने 1 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और हमसे ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट में आंसर पूछा है, तो प्रॉफिट या मतलब लाभ या प्रॉफिट एक ही चीज है। प्रॉफिट परसेंट में आंसर पूछा है तो जितने का लाभ होता है वो ऊपर लिखेंगे, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। क्रय मूल्य कितना है? 4 गुणे में 100, 100 करेंगे। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 एकम 4, 4 से करेंगे 25 चौके 100, तो 25 का 1 में गुणा होगा तो ये कितना बनेगा? 25%। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में? अब आपको ये देख लेना है क्वेश्चन में किसके साथ का लगा है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है महती ने एक एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर मैं खरीदा और इसे उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखें, आपका नीचे जो 10 लिखा है उसके साथ का लगा होना चाहिए। अंकित मूल्य के साथ का लगा है, इसका मतलब नीचे जो वैल्यू है वो आपका 10 होना चाहिए। तो आपको 3 चीजें लिख लेना है, यहाँ पर सीपी, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर एसपी। ठीक है, आपको पता है एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम आपको। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य सीपी क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में अंकित मूल्य के 9/10 है अगर आपका मूल्य खरीदने वाला, तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे 10 लिखा है ना, ये 10 अंकित मूल्य होगा। और 10 में से क्या है? 9/10, यानी कि 9 में खरीदा होगा तो ये आपका 9 होगा, वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, खरीदा वाला मूल्य। लेकिन बोला जा रहा है अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेचा गया है। तो एक काम करें, आपको इसको क्या करना है, इन दोनों में आपस में एक जीरो बढ़ा लेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य को 100 कर दिया, सीपी को हमने 90 कर दिया, क्योंकि क्योंकि दोनों में हमने 0 0 1 1 बढ़ा लिया। ठीक, अब 100 पर आपका आसान होता है, क्या बोला है? 8% अधिक मूल्य पर बेचा है, यानी कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य क्या करना है? प्लस का 8% अधिक करना है ना। तो 100 पर अगर अंकित मूल्य है तो 108 हमारा क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य। ठीक, अब हमारे पास क्रय मूल्य 90 है, ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 108 है। अब हमसे क्या लाभ ही तो पूछा है, तो आप बताइए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक है? आपका 18 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट, लाभ हो जाएगा कितना? 18 रुपए का। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट परसेंट के पास। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर आपको, तो क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है 18 रुपए का, वो लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा इस क्वेश्चन में? हमारा है 90। ठीक, तो हम 90 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100,
जिससे हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 20। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो लाभ आएगा वो कितना होगा 20%। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया, इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका कई सारे तरीकों से लगाया जा सकता है। जैसे हम बात करें, आपका जो 230 रुपए है वो आपका विक्रय मूल्य है, 230 रुपए विक्रय मूल्य है, और जब आपका 15% लाभ होगा तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 115, 115 होता है ना। तो ये 115 का वैल्यू दिया है, हमें 100 से निकालना है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम सीपी निकाल लेंगे इसका। ठीक, तो 115 का ये डबल हो जाएगा 230, और 2 का 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ सीपी कितना आ जाएगा आपका 200 रुपये। ठीक है, सीपी आपका 200 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 210 में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना बोला जा रहा है 210, 210 में बेचने पर आपका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको पता है यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है 10 का। परसेंटेज में आंसर देना है तो 10 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, 200 लिखेंगे नीचे, गुणा में लिखेंगे 100। ठीक, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, तो हमने देखा इसका आंसर क्या होगा 5%। 5% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड आपको कैसे समझना है, देखो यहाँ पर क्या है 15% लाभ जो दिया है ये कितना 230 में दिया है, यानी कि 230 जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 15% लाभ का वैल्यू है। 15% का मतलब लाभ पर कितना 115 वैल्यू होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 1% लाभ का वैल्यू पूछा जाए अगर आपसे, तो 115 बटा में 230 हो जाएगा। और हमसे 210 रुपए में बेचने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे 210 का गुणा कर देंगे 115 में। अगर हम 230 का भाग दे रहे हैं तो इसमें कितना 210 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखो 115 एकम 115 ये आपका 2 बार डबल हो जाएगा, तो अब 2 से इसको काटेंगे 210 को, तो 2 एकम 2, जीरो 2 पंचे 10। तो हमने क्या दिखा कि यहाँ पर 210 का जो अनुपात है वैल्यू आया, 210 का वैल्यू वो कितना आया हमारा 105। तो पहले एक बात बताइए, ये 100 से कितना अधिक है, +5 अधिक है ना, तो ये 5% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कम आता माइनस में आता मतलब ये 100 से कम आता तो हम हानि लिख देते। ठीक है, ये 5% ज़्यादा आया है 100 से, तो हम कहेंगे इसमें लाभ होगा 5% का। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कई बार एग्जाम्पल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, SP1 बटा में SP2 बराबर 100 प्लस माइनस, अगर लाभ है तो लाभ ही लिख लें, माइनस की जरूरत नहीं है, 100 प्लस P बटा में 100 प्लस P, इस तरीके से। ठीक, तो इसका हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या देखा SP1 विक्रय मूल्य कितना है, पहला वाला 230 है, बटा में दूसरा वाला विक्रय मूल्य 210 है, नीचे लिखेंगे, बराबर में पहला वाला लाभ कितना है 15%, तो 100 में जोड़ देंगे तो 115, बटा में यहाँ 100 प्लस में x। ठीक है, अब देखेंगे 115 का एक बार, 115 का 2 बार, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे 105 बार। ठीक, अब इसे हम क्या है इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस x बराबर 105, और इस 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 5%। अगर ये वैल्यू प्लस में आता है तो हम लाभ लिखेंगे, माइनस में आता है तो हानि लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते थे। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी पैटर्न पर पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर हम क्या बताएं आपको, जो यहाँ पर एक रामबाण फॉर्मूला है आपके, यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से रिलेटेड। जब आपको क्या क्या दिया जाए, अंकित मूल्य मतलब लागत मूल्य दिया जाए, अंकित मूल्य दिया जाए, छूट और लाभ या हानि में से एक 3 चीजें दी जाए और एक पूछा जाए। ठीक है, इसमें 3 चीजें दी गई हैं, बस ये इसमें क्या है छुपा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी का मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य, गुणे में यहाँ पर होता है 100 प्लस माइनस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और हानि होगा तो लॉस में माइनस लगाएंगे, बराबर
यहाँ पर MP लिखते हैं और गुणे में हमेशा 100 माइनस हम D करते हैं। D का मतलब है डिस्काउंट परसेंट। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और ये हमारा रामबाण फॉर्मूला है। अधिकतर इस क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, डिस्काउंट वाले। ठीक है। लागत मूल्य अंकित मूल्य से 75% है, यानी कि अंकित मूल्य को अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम अंकित मूल्य 100 माने तो जो लागत मूल्य है वो हमारा 75 होना चाहिए, क्योंकि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक। गुणा में अब क्या बोला है, 15% की छूट दी जाती है। देखो छूट हमारा यहाँ पर है तो 100 में से 15 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 85 बन जाएगा। यहाँ पर बराबर हो जाएगा। गुणा में यहाँ पर 100 प्लस में लाभ या हानि पूछा है तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस एक्स कर लेते हैं। अगर प्लस में वैल्यू आया तो हम लाभ लिख देंगे, है माइनस में आया तो हम हानि लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 15 से डिवाइड कर लेते हैं या 5 से डिवाइड कर लें, देखो 25 से डिवाइड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 25 दिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, और तो कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दें हम। ठीक है, तो 3 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, प्लस में 300 हो जाएगा, प्लस में 3x बराबर में ये 85 गुणे 4 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, ये 340 हो जाएगा। 300 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3x का जो वैल्यू आएगा वो 340 में से 300 जाएगा 40 बनेगा। तो x का वैल्यू अगर निकालने को बोला जाए तो ये बनेगा 40/3। तो इसका मतलब क्या है, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 13 यानी कि 13 से ही 1/3 इसका आंसर आने वाला है। तो इसका ये 13 से ही 1/3% लाभ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया है 13 वाला, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से हल करके आपको बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको पता है इवनिंग में हमारा जो शाम के में 8 बजे डेली लाइव क्लास होता है, जो SSC GD के लिए रामबाण साबित होगा। आपकी SSC GD की धमाकेदार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज तीसरा आएगा। ठीक है, शाम को 8 बजे, तो लाइव क्लास में आना ना भूलें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और ये निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, RPF और ALP के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 89वां सेट है। इससे पहले हमने 88 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो गलती से पिछले सेट में हमने सेट का नाम है वो 89 ही रख दिया है, तो आप मैनेज कर लीजिए। ये वो 88 नंबर का सेट था, ये हमारा 89वां सेट है। तो इसमें आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। लिखा है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर एक काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले क्या है, आपका पी के बारे में बोला गया है। सबसे पहले आपको बता दें, पारस के बारे में बोला गया है। पारस 40% 8 दिन में काम करता है, यानी कि जो 8 दिन में काम करता है वो कितना 40% वर्क करता है। अगर हम इसे हम पूरा काम करवाएंगे 100% तो कितने दिन में करेगा देखेंगे। देखो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो हमें पता चल गया जो पी करेगा वो 20 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, फिर बोला गया है जो पारस और दीप्ति हैं दोनों मिलकर कितना परसेंट, 10% कार्य एक दिन में करते हैं। यानी कि एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 10%। अगर टोटल काम करवाना हो तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हमें पता चल गया कि पारस और दीप्ति मिलाकर उसी काम को पूरा 10 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अकेले पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन में पैटर्न क्या याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में अकेला लिखा जाए, ठीक है, अकेले दीप्ति, अकेला कोई भी पूछा जाए, तो आपके पास जो दोनों वैल्यू दी गई हैं, जैसे एक आपके पास 20 है, एक आपका 10 है, तो आपके पहला स्टेप तो रहेगा 20 और 10 का गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, 20 और 10 का गुणा कर देना है, बटा में इन दोनों का अंतर, यानी कि 20 और 10 का अंतर 10 होगा, 10 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 20 दिन। तो 20 दिन जो होगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डेज। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के सीवीटी 2 स्टेज सेकंड में पूछा गया था। ये लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जो पहले नमिता है, नमिता को एन लिख लेते हैं। एन जो कार्य करती है 16 दिन में काम करती है। कितना? 33 सही 1/3%। इसकी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। यानी कि एक काम करती है 16 दिन में। अगर हम टोटल पूछेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये वो हो जाएगा 48 दिन। ठीक है, बॉबी के द्वारा शेष कार्य कितना बताना है? शेष कार्य बॉबी के द्वारा, तो बी लिखेंगे यहाँ पर। आप एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा है संपूर्ण कार्य 28 दिन में होना है। जैसे 28 दिन में से 16 दिन तो लगा लिए नमिता ने, तो बचे कुचे जो 16 में से 12 दिन होंगे वो कौन लगाएगा? बॉबी। 12 दिन में काम कर लेता है कितना? शेष काम। बॉबी 12 दिन में शेष काम करता है, तो शेष काम कितना है उनका? 1/3 खर्च हो गया, तो कितना? 2/3 और रहेगा शेष। ठीक है, ये कितना है? शेष। तो आपको पता है इसमें जो 2 की वैल्यू है वो 12 है। इसमें 3 का गुणा करेंगे टोटल आ जाएगा समय 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो ये 36 18 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला है नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हैं, मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में करेंगे। अगर आपसे दोनों से पूछा जाए तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो 48 और 18 है इन दोनों को तो पहले गुणा कर लेना है। ठीक है, 48 गुणे 18। तो जब एक साथ क्वेश्चन में लिखा हो तो इन्हीं दोनों को जोड़कर भाग कर देना। 48 और 18 को जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। फिर गुणा, क्वेश्चन में क्या बोला है? 11/16। ठीक है, अगर ये 11/16 नहीं लिखा होता तो बस इसको ही सॉल्व करना था, आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 11/16 करना है हमें काम, तो 11/16 निकाल देंगे। तो 16 एकम 16, 16 तिया 48। ठीक है, 11 एकम 11, 11 छक्का 66 और 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 दिन। तो 9 दिन इसको लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आया? थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, टफ है, फिर भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ए और बी एक साथ मिलकर एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे काम करे, आधे दिन तक उस कार्य को करता है, और ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा, पहले बोला है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने मान लेते हैं, इसको एलसीएम मेथड से आपको बता रहे हैं। ए प्लस बी के वैल्यू कितना है? 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक, अगर इनका लासा लेंगे तो यहाँ पर लासा मान लेते हैं 60 आ जाएगा। ठीक, अगर हम 12 से 60 में भाग करेंगे तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, और 20 से भाग करेंगे 20 या 60। इसका मतलब क्या है? ए का अगर वैल्यू 3 आ रहा है तो आपका इसके अंदर 5 के अंदर एक भी मौजूद होगा, ए प्लस बी है ना। तो अगर बात करें, अगर यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है और टोटल आपका 5 है, तो बी का कितना होना चाहिए? 2। 2 काम करता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल 3 हो गया, बिल्कुल आपका 3 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी केवल आधे दिन तक काम करता है। बी का एक दिन का कार्य कितना होता है? 2 यूनिट। 2 यूनिट वर्क करता है। आधा दिन करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 1 दिन। तो हम कह सकते हैं बी जो है दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 और 1 4 मिलकर, दोनों मिलकर काम करें तो कितना? 4 काम कर लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या काम कितना करवाना है? 60। तो कितने दिन में ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे पूरा काम? तो जो 60 है ये दोनों मिलकर 4 यूनिट कर लेते हैं, तो 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो इसका जो आंसर आएगा 15 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा स्टेप बड़ा है इस आधे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, बाकी का आंसर अच्छा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, इसमें क्या है, डायरेक्ट ही हमारे पास वैल्यू दी गई है, अब हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। ए का वैल्यू 15 है और बी का वैल्यू 20 है। जब भी क्वेश्चन में लिखा मिले कि एक साथ कार्य करना है तो हमें क्या करना है स्टेप,
15 और 20 जो लिखा है उन दोनों का तो कर देना है गुणा, ठीक है। एक साथ वाली कंडीशन में इन्हीं दोनों का जोड़कर भाग कर देते हैं, ठीक है। 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, तो ये हमें नीचे लिख देना है। तो 5 से करेंगे 5 तिया 15, 5 से करेंगे 5 सते 35, तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 बटा में 7, तो इसका मतलब क्या है 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और 4 शेष बटा में 7, तो 8 सही 4/7 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने करने में कितने दिन लेगा। तो यह क्वेश्चन हमने आपको पैटर्न बताया है, कभी भी अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया है कितने दिन में कर लेते हैं 6 दिन में, और ए अकेले दिया है कितने दिन में 9 दिन में। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है वी अकेले। अगर अकेले वाला क्वेश्चन है, अगर हमसे अकेले वाला पूछा जाए क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास वैल्यू दी है 6 और 9 इनका तो गुणा करना ही है, फिर हमें बटे में किससे भाग करना है, इन दोनों के अंतर से। तो 6 और 9 का अंतर कितना आएगा 3, तो 3 से कर देंगे भाग, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 का 6 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 18, तो 18 दिन इसके लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, साथ ही साथ ये बारी बारी से लेकर है एकांतर क्रम में। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो आपको क्या याद रखना है, देखिएगा पहले तो आपका ए है, ए कितने दिन में करता है 30 दिन में, फिर आपका बी है तो वो कितने दिन में करता है 40 दिन में। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120, 120 आ जाएगा। अब 30 से 120 में भाग करेंगे तो ये 30 4 बार जाएगा, ठीक है। 40 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं पहले दिन बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने। इसका मतलब क्या है, ये रिपीट होते जाएंगे, सिर्फ एक और एक 2 दिन का, यानी कि बी और ए का 2 दिन का काम निकाल लें। पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, बस पहले दिन बी ने काम किया 3 यूनिट काम कर लिया, उसके बाद ए ने काम किया 4 यूनिट काम कर लिया। कहने का मतलब पहले दिन दूसरे दिन यानी कि 2 दिन, अगर 2 दिन का बात की जाए 2 दिन में, तो 3 और 4 कितना, टोटल कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट काम कर लेते हैं वो कितने दिन में 2 दिन में, ठीक है। अब हमें काम कितना करवाना है 120 यूनिट। तो आपको क्या करना है, इस 7 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि या तो आपका 120 आ जाए या उसके करीब आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 7 में अगर आप 17 से गुणा कर दें तो जितना गुणा इस तरफ किया है 17 का 17 सत्ते 119 हो जाता है, ठीक है, 119 यूनिट। तो इस तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा 17 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या है 17 से गुणा कर देंगे इस वाले में, तो 17 दूना कितना होगा 34। तो हमें क्या है 119 यूनिट काम करने के लिए 34 दिन लग गए हमारे, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है 34 वाले, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो ही गए। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि बी से शुरू होता है, तो जो 120 यूनिट में 119 यूनिट खर्च हो गए, तो शेष कितना बचा है, अभी 1 यूनिट और बचा है। तो सबसे पहले कौन करेगा, बोला गया है कि पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो बी का जो कार्य क्षमता है एक दिन का कार्य कितना है 3 है, तो बटा में क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा 34 सही 1/3, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा आंसर है, चलिए इसका याद हो गया। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, आपका रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन बेहतरीन हैं, आपके एग्जाम के लेवल के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आसानी से आंसर आ जाएगा। लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है हमारा 100 है, ठीक है। इसे हम सबसे पहले क्या है सीपी का मान लेते हैं, इसे हम सीपी कहेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, ठीक है। बोला गया है आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है 74 है। अगर हम बात करेंगे इस पर, अगर 74% लाभ निकालना है, अगर 74% लाभ निकालना है 74%, तो ये जो वैल्यू होगा 74% जोड़ देंगे यानी कि 174 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 174।
अब बोला गया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य 100 है, अगर इस पर हम 50% की वृद्धि कर दें, बढ़ोतरी कर दें 50% की, तो 100 में 50% 50 होगा अधिक, तो ये कितना 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो ये क्या होगा क्रय मूल्य। फिर बोला गया है विक्रय मूल्य वही रहे, यानी कि 174 ही रहे विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य हमारा कितना 150 आ गया। अब बोला है कि नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताएं आपको, 150 से 174 में कितने का डिफरेंस लग रहा है आपको, 24 रुपए का, यानी कि 24 रुपए का लाभ होगा। तो ये तो आपका लाभ आया है किसमें, रुपए में। अब आपको परसेंट में आंसर देना है, तो परसेंटेज लाभ देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जो भी लाभ मिला है ऊपर लिखेंगे 24 बटा में क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो आपको पता है कितना लिखा है 150 क्रय मूल्य है, 150 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, 10 से 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 3 एकम 3, 3 से 63 24, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 16। 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सभी को समझ में आया, क्वेश्चन आसान है, बस आपको लगा लेना है इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने। ये आपका स्टेज सेकंड में पूछा गया था सीबीटी 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आगे लिखा है एक वस्तु ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे, उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो ये क्या है आपका रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट। तो आपको एक तरफ क्या है रुपए लिख लेना है, एक तरफ आपको वस्तु लिख लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है रुपए के नीचे रुपए, पहले क्या बोला 30 रुपए में 14 की दर से, यानी कि 30 रुपए में रुपए के नीचे 30, 14 वस्तुएं तो 14 नीचे लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है 20 रुपए में 7 वस्तुएं 7 की दर से, तो इसका मतलब है रुपए के नीचे लिखेंगे 20 और 7 लिखेंगे वस्तु के नीचे। फिर इनमें क्या है इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है, तो 30 का 7 में और 20 का 14 में, तो 20 का 14 कितना हो जाएगा, देखो 20 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। ठीक, और 3 का 7 मतलब 30 का 7 में करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। आपको याद रखना है हमेशा जो 30 है रुपए के पहले वाला जिसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा हो रहा है ना, तो ये हमेशा सीपी होता है और ये हमारा एसपी होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका अगर सीपी आपका 210 है और एसपी आपका 280 है, तो आपका कितने रुपए का लाभ होता है, 70 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का होता है, 70 रुपए का। परसेंटेज में पूछेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे तो क्या होगा, 70 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में क्रय मूल्य आता है नीचे, तो ये 210 आएगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, 10 से 10, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 3 से 100 में भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बटा 3 क्या होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को बोलते हैं 33.33%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुपए वस्तु वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अच्छा आपको इसमें क्या याद रखना है, मान लेते हैं जो सोफा है उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है 100 रुपये है। ठीक है, ये क्या चीज़ है 100 रुपये क्या है हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस मूल्य का, जो सोफे का मूल्य है क्रय मूल्य है वो 100 हो गया, मूल्य के 60% में बेचा जाए, अगर इसको हम 60% में बेचें तो ये 60% में कितना होगा, इसका अगर 60% निकाला जाए, सीधा 60% निकालेंगे सीधा 60 ही आएगा, आपको पता है ना। तो ये 60 क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है अगर इससे 60 रुपए में बेचा जाता है तो हमें 20% की हानि होती है, लेकिन सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, तो हम पहले तो विक्रय मूल्य ही निकालें। तो ये जो 60 आ रहा है ये बाद वाला विक्रय मूल्य आ रहा है जब 20% की हानि होती है। अगर 20% हानि नहीं होती तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होता, वो कैसे निकालेंगे, 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा 80 बनेगा, तो 80 का हम भाग करेंगे 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 गुणा कर देंगे, तो ये 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 का 25 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 75। तो हमें पता चल गया इसका जो विक्रय मूल्य होना था हमारा वो कितना होना था 75, तो ये हमारा 75 होना चाहिए था। ठीक है, क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, विक्रय मूल्य अगर हमारा 75 होता तो हमें कितने रुपए का हानि या लाभ होता, तो देखिएगा 100 रुपये में खरीदी वस्तु 25 रुपये 75 रुपये में बेच दी है, तो हमें कितना 25 का लॉस हुआ है। ठीक है,
ये लॉस हुआ है 25 का, ठीक। तो 25 का लॉस हुआ है, हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा आप, एक चीज़ याद रखें आप, एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसे एरर इरेज करेंगे, दोबारा लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसमें विक्रयमूल नहीं, क्रयमूल नहीं, विक्रयमूल मानना पड़ेगा। देखो ऐसे समझ लें, आपका जो 100 है उसे मान लेते हैं विक्रयमूल है इस बार, ठीक है। एसपी है हमारा 100, अगर इसका हम 60% बेचें, अगर इसको हम 60% पर बेचें तो ये कितने का बेचा जाना चाहिए, 60 पर, ठीक है। 60 पर बेचा जाएगा तो ये 60 क्या है हमारा, ये भी एसपी है। बोला गया अगर इस पर हमें 20% की हानि होती है तो हम 20 का मतलब 80 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100% का मतलब क्रयमूल निकल आएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, और 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, यानी कि 25 तिया 75। तो ये क्या हमारा बनेगा, 75, 75 बनेगा सीपी, ये हमारा क्रयमूल होगा 75, ठीक है। वो गलती से हो गया था विक्रयमूल, ठीक है, उल्टा कर दिया था हमने। तो ये क्या है हमारा, क्रयमूल कितना है, 75 है, और विक्रयमूल कितना है, 100 है, ठीक। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। अगर 75 की खरीदी हुई वस्तु 100 में बेच दी जाती है तो हमें 25 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। किया वही है, बस हमने क्या है उल्टा वैल्यू लिख दिया था, आप यह समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, 25% का लाभ होता है, मतलब 25 रुपए का लाभ होता है। अब देखिएगा 25 लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट में, और हमेशा क्रयमूल लिखा जाता है नीचे, तो क्रयमूल कितना है, 75 है, 75 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। 25 से कम 25, 25 दिया 75, और ये 100/3 बनेगा। 100/3 को क्या लिखा जाता है, 33 सही 1/3, ये परसेंट हमारा लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को करना वैसे ही था, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग लिखा गया था, इस वजह से ये थोड़ा गलत हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डीलर अपने माल को विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसका होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप एक बात समझिए कि उसको 1 केजी का मतलब कितना है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बेचना था, मतलब बेचना था, लेकिन वो कितना का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का, ठीक है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसे वास्तविक वजन कितना दिया गया, 800, लेकिन होना कितना चाहिए था, 1000, तो यहाँ पर कितने की त्रुटि की गई, 200 की त्रुटि की गई है, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ में क्या करना चाहिए, जो त्रुटि आती है वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। जो तोला गया वजन होता है उसको नीचे, तो 800 ग्राम तोला गया है तो ये नीचे लिखेंगे, तो गुणा में लगा देते हैं 100, ठीक है। 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, से 8 दूना 16, 8 पंच 40, तो ये कहेंगे हम कि 25% का ये लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में ये दुकानदार पर आधारित भी पूछा जाता है, बेईमान दुकानदार पर आधारित। एक क्वेश्चन है अगला, देखें, एक मेज को और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो कि प्रत्येक का 936 में बेचा गया है, यानी कि प्रत्येक एक मेज या झूला कुछ भी लिखा हो, बस एसपी क्या लिखा होना चाहिए, समान। विक्रय मूल्य अगर समान है आपका और एक पर लाभ एक पर हानि दोनों सेम होती है, तो हमें क्या करना है, जो 8% लाभ 8% हानि है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 64, और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 64 में हम क्या यहाँ पर ही लगा देंगे, ठीक है। तो 64 में हम पीछे से 2 अंक गिनेंगे तो 64 पर ही आ जाएगा, तो ये 0.64% की ये क्या आएगी, हमेशा हानि आएगी, ठीक है। आपको याद रखना है, कई सारे तरीके हैं, आप x²/100 भी लिख सकते हैं, जहां पर जो x होगा वो हमारा 8% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, x जो होगा 8 हो जाएगा, परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे भी लगाएंगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा। तो ये हमारा 0.64 हानि हो जाएगी, ठीक है, ये परसेंट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना, जो भी परसेंट दिया हो सेम दिया है, एक पर लाभ एक पर हानि, तो उन दोनों का गुणा कर देना, पीछे से 2 दशमलव बाद अंक पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, वही आंसर हो जाएगा हमेशा हानि वाला। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा लास्ट में लिखा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है। देखिएगा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखेंगे, देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 9 गुणे में एसपी बराबर कितना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 गुणे में सीपी। तो हमारा एसपी था, एसपी ही लिखेंगे, बटा में ये सीपी इसके नीचे आ जाएगा, बराबर में 15 का 15 लिखेंगे, 9 इसके नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य 15 है, तो हमने देखा कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 6 रुपए का
क्योंकि 9 से 6 15 हो जाएगा। 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को हमें ऊपर लिख लेना है 6 बटा में क्रयमूल्य लिखेंगे, क्रयमूल्य हमेशा लिखा जाता है नीचे, 9 लिखेंगे नीचे, गुणा में लिखेंगे 100। 3 तिरका 9, 3 दूना 6 और 2 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200 बटा में 3। 200 बटा में 3 करेंगे तो तिछिंग 18, तिछिंग 18, यानी कि 66.6% ये जो आएगा लाभ इसका होने वाला है। तो लाभ वाला आंसर सही है 66.66%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते